दोस्तों नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक संबंध, बदलते प्रतिमान और आधारों के बारे में चर्चा की थी। आज से हम मेन सिलेबस जो आपका है मुख्य परीक्षा का, उसमें आते हैं। विदेश नीति से शुरू करेंगे। भारत की विदेश नीति क्या है, उसके क्या आधारभूत सिद्धांत हैं, ठीक, अभी क्या परिवर्तन हुए हैं हाल के दिनों में, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और फिर इसके बाद पड़ोसी राष्ट्रों के साथ क्या संबंध है, अन्य देशों, अन्य संगठनों में क्या भूमिका भारत की है, ठीक, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यही आपके सिलेबस में है। तो विदेश नीति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो विदेश नीति का सीधा सीधा संबंध यही है कि अपने हितों को साधने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र से कोई संबंध स्थापित करना। वह संबंध या तो विरोध का हो सकता है या तो किसका हो सकता है, सहयोग का हो सकता है। तो विदेश नीति एक प्रकार से क्या है, अपने उद्देश्यों को, जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय हित हैं या राष्ट्रीय नीति जो है, उसको धरातल पर लाने के लिए जो कार्य, जो तरीका अपनाया जाता है किसी राष्ट्र के द्वारा, वही विदेश नीति है। पहले अर्थात परंपरागत रूप से यदि देखा जाए, खासकर 1991 के पहले की यदि बात की जाए, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय वो क्या होते थे, अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, जो सीमा सुरक्षा है, या फिर हमारी जो राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा अर्थात सैनिकों से संबंधित होती थी। विदेश नीति बहुत ही सीमित थी। विदेश नीति का जो आधार था वो सीमित था। वो राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा तक सीमित रहता था। लेकिन आज के वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो ऐसे ऐसे विषय हो गए हैं जिनसे यदि एक राष्ट्र प्रभावित होता है तो पूरा विश्व उससे प्रभावित हो जाता है, या फिर उससे पूरे विश्व को प्रभावित होने की आशंका हो जाती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, इससे आने वाले समय में ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, कई जो तटीय राष्ट्र हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। उन राष्ट्रों के विलुप्त होने के बाद अन्य प्रकार के खतरे भी पूरे संसार के सामने, विश्व सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो आज के समय में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ के व्यापारियों का पैसा किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश के व्यापारी का पैसा यहाँ के देश में, परस्पर निवेश हो रहे हैं हर जगह जहाँ जिसको जो फायदा है। आज वैश्वीकरण ने सबको पास ले दिया है। देशों की सीमाओं के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो गई हैं लगभग। वैश्विक गांव की बात हो रही है। तो लाजमी है कि यदि कोने में कहीं एक राष्ट्र अगर प्रभावित होता है किसी समस्या से, तो पूरे विश्व को उस समस्या से ग्रसित होने का खतरा तो उत्पन्न हो जाता है। या फिर यदि कोई ताकतवर राष्ट्र जैसे अमेरिका जैसा राष्ट्र है, जिसकी आर्थिक जो प्रणाली है यदि डामाडोल होती है, तो पूरे विश्व के राष्ट्र उससे प्रभावित होते हैं, तो प्रभाव डालता है। तो ऐसे में विदेश नीति का जो विषय हो गया है वो व्यापक हो गया है। आज आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, ये सभी भी विदेश नीति का विषय या प्रमुख विषय बन गए हैं। इसी से संबंधित जो संगठन है, तमाम संगठन, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित संस्थाएं हैं। ये इनमें से एक उद्देश्य या फिर एक से अधिक उद्देश्य या सभी उद्देश्यों को वो अपने अंदर शामिल करते हैं और विभिन्न सम्मेलन होते हैं। उन सम्मेलनों में चर्चा होती है, आगे के विकास कार्यों के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक, फंड स्थापित किया जाता है, उसमें अनुदान किया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। यही है कुल मिलाकर विदेश नीति का एक आधार। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जैसे कि विश्व है, विश्व गांव हमने बना दिया है, एक विश्व गांव है। यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी रूप से दूसरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, कोई भी प्रयोजन हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि एक देश उससे प्रभावित होगा किसी समस्या से, तो उससे ये पूरी चेन प्रभावित हो जाएगी।
तो इस तरह से पूरा विश्व गांव प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, यदि कोई राष्ट्र संकट में है तो वो उसकी सुरक्षा का विषय न होकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उसके साथ उत्पन्न हो जाता है या फिर उत्पन्न होने का खतरा मंडराने लगता है। तो ऐसे में विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? ऐसे में सवाल उठता है कि विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। तो यदि एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना हो, परिभाषित करना हो, तो राष्ट्र की शांति, सुरक्षा, सुरक्षा मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों सुरक्षा, ठीक, वह विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग व समर्थन प्राप्त करना, ठीक। यदि विदेश नीति को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो जिसके लिए क्या क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है, कुछ सहायता के बदले अन्य सहायता ली जाती है। इसके अलावा समर्थन हेतु अनुदान, जो वैश्विक मामले हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें समर्थन प्राप्त करने के लिए अनुदान दिया जाता है कि उस राष्ट्र का हमको समर्थन मिलता रहे, ठीक। जैसे भारत चीन के मुकाबले जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं या समुद्र तटीय जो राष्ट्र हैं उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करता है, उनको अनुदान देता है, विभिन्न प्रकार के सुविधाएं देता है। इसके अलावा व्यापारिक और आर्थिक छूट दी जाती है विभिन्न देशों को संबंध स्थापित करने के लिए या फिर कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, कोई हित यदि आपस में है दोनों के तो उसके लिए, या फिर समर्थन देना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और सहयोग आदि, ये सब नीतियां अपनाई जाती हैं विदेश नीति को स्थापित करने के लिए या फिर विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो भारत की विदेश नीति के बारे में यदि बात करें तो भारत दोस्तों एक लोकतांत्रिक उदारवादी देश है, शांति प्रिय है, जिम्मेदार राष्ट्र है। जिम्मेदार राष्ट्र जैसी नीतियाँ भी बनाता है, जैसे कि परमाणु जो हथियार हैं भारत के, उसके लिए पर भारत का जो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत एक उदारवादी देश है। नो फर्स्ट यूज़ मतलब कि हम पहले परमाणु हमला कभी नहीं करेंगे। यदि कोई राष्ट्र हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तो ही हम उसके ऊपर परमाणु हमला करेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है उसके तहत हम परमाणु हमला करेंगे, ठीक, प्रतिकार के रूप में, लेकिन नो फर्स्ट यूज, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत, देखिए दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ झेला था आज़ादी के लिए, बहुत सीख मिली थी, इसलिए उस सीख को ग्रहण करते हुए, उस सीख से सीख लेते हुए भारत ने क्या किया कि अपनी नीतियाँ इस तरह की बनाई कि फिर से उसको उपनिवेशवाद जैसी बुराइयों के चंगुल में न फंसना पड़े। इसलिए शुरू से ही भारत की जो नीति रही उपनिवेशवाद के विरोध में रही। भारत ने जो गुट बने थे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका रूस के, किसी का साथ नहीं दिया, तटस्थ रहे। तटस्थ क्या, गुट निरपेक्ष रहे। देखिए तटस्थता और गुट निरपेक्षता में अंतर होता है, हम आपको आगे गुट निरपेक्षता जब बताएंगे तो पढ़ाएंगे। फिलहाल तटस्थता क्या होती है कि दो राष्ट्रों में यदि कोई भी चाहे सही हो चाहे गलत हो उसकी अनदेखी करना, तटस्थ रहना, कुछ न बोलना। लेकिन गुट निरपेक्षता दोस्तों अलग है तटस्थता से। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता हमेशा सही वाले का साथ देना, यही गुट निरपेक्षता है और भारत की यही नीति रही शुरू से, ठीक है। उसने हमेशा सही का साथ दिया और यही कारण रहा कि भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक उदारवादी देश होने के साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र है। अतः भारत की विदेश नीति के उद्देश्य इतने मौलिक हैं कि उन्हें जन साधारण का समर्थन प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीय नीति का आदर्श माना जाता है, ठीक है। तो भारत ने हमेशा प्रत्येक, चाहे राष्ट्र, चाहे चीन रहा हो चाहे पाकिस्तान रहा हो, हालांकि इन्होंने हमेशा विवश किया भारत को युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन भारत ने अपने आप को बचाए रखा युद्ध से। हालांकि कुछ मौक़ों पर मजबूर होकर युद्ध में शामिल होना ही पड़ा या युद्ध लड़ना ही पड़ा, क्योंकि इतना मजबूर कर दिया गया। लेकिन भारत की नीति हमेशा रही कि युद्ध से बचा जाए और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा दिया जाए।
राष्ट्रीय विकास को, राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा महत्व दिया गया, युद्ध को हमेशा भारत ने टाला है। तो यह दिखाता है कि भारत कितना आदर्शवादी राष्ट्र है। भारतीय विदेश नीति में स्थापित उद्देश्यों व आदर्शों को हम भारत के संविधान में देख सकते हैं, जिसका मूल आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में विश्वास। ये आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी मिल जाएगा। राज्य हमेशा ऐसे प्रयास करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रहे। तो संविधान में भी भारत के रख दिया गया। इसका मतलब भारत कितना गंभीर है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति। स्वतंत्रता के समय यदि अब देखा जाए भारत की विदेश की नीति के आधार को, कि स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ अपनी विदेश नीति के लिए बनाने के लिए, तो भारत के सामने क्या परिस्थितियां थीं और वैश्विक क्या परिस्थितियां थीं। ऐसे में भारत को किस प्रकार का निर्णय लेना था, किस प्रकार का निर्णय लिया, यही विदेश नीति का आधार बिंदु है भारत का। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तभी से टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ठीक है। तो विभाजन का दंश झेलना पड़ा। ऐसे में भारत ने शांति की ओर अपना जो विदेश नीति का रुख है उसको मोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा फ्रांस, पुर्तगाल की बस्तियां जो थीं उसमें हालांकि सैन्य कार्रवाई की, लेकिन इसके लिए फ्रांस और पुर्तगाल से, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से लगातार वार्ता भी की गई थी, ठीक है। इसके बाद ही अन्य विकल्प अपनाए गए। कुछ बस्तियों को इसीलिए समझौतों के द्वारा छोड़ दिया गया था। आर्थिक पिछड़ापन दोस्तों, आर्थिक पिछड़ापन की उस समय चपेट में था भारत, बहुत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ चुका था। उपनिवेशवाद के कारण बहुत ज़्यादा हानि हुई थी भारत की। तो ये सभी चुनौतियाँ, इस प्रकार की मोटी मोटी चुनौतियाँ थी भारत के सामने। तो ऐसे में भारत के सामने चुनौतियाँ शुरुआत से ही, आरंभ से ही बड़ी थी। एक तो था सीमा की सुरक्षा करना, और दूसरा आर्थिक पिछड़ापन जैसे जो बुराइयाँ, जो आंतरिक संकट थे, इनसे निजात पाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऐसे समय में यदि भारत युद्ध की तरफ जाता या फिर उपनिवेशवाद का समर्थन करता या शीत युद्ध में वह भी शामिल हो जाता गुटों में, तो भारत का यह आर्थिक पिछड़ापन वाली जो स्थिति है और ज़्यादा बुरी हो सकती थी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी संकट उत्पन्न हो सकता था। इसके अलावा जो विश्व की जो स्थिति थी उस समय, तीसरी दुनिया के देश, विभिन्न देश आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, आज़ादी के घोड़े पर सवार थे। इनके सामने भी लगभग यही चुनौतियां थीं, क्योंकि ये सभी भी आर्थिक पिछड़ेपन की दृष्टि से थे। उपनिवेशवाद ने इनका जबरदस्त शोषण किया हुआ था। ऐसे में भारत को इनके साथ सहयोग करने का एक अवसर मिला, इनका नेतृत्व करने का एक अवसर मिला। इसके अलावा परमाणु शस्त्र, चूँकि उसकी भयावहता को हर कोई देख चुका था, तो भारत को एक मुद्दा मिल गया शांति स्थापित करने का, परमाणु शस्त्रों का विरोध करने का, रासायनिक हथियार जैसे जो खतरनाक हथियार थे उनका विरोध करने का। तो भारत ने निशस्त्रीकरण की नीति इसके लिए अपनाना शुरू किया। इसके अलावा शीत युद्ध का जो समय, जैसा कि हमने आपको बताया, शीत युद्ध में भारत ने किसी भी गुट में नहीं शामिल हुआ, गुट निरपेक्ष रहा। गुट निरपेक्षता का उसको लाभ ये मिला कि लगभग सभी राष्ट्रों से, चाहे वो जिस गुट में रहे हों, उनसे भारत को विभिन्न समय पर और आज भी समर्थन मिलता रहा है, ठीक। तो इस प्रकार भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को, निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने, जो अन्य राष्ट्र हैं उनके जो आंतरिक मामले हैं भारत ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, हमेशा संप्रभुता को सम्मान दिया है प्रत्येक राष्ट्र के, और अपनी संप्रभुता को भी बरकरार रखा है। सैटेलाइट स्टेट नहीं बना, यही कारण रहा भारत उपनिवेशवादी देशों का सैटेलाइट स्टेट नहीं बना, जिसे पाकिस्तान बना है। हमेशा चाइना इस समय कर रहा है शोषण, इसके पहले अमेरिका ने किया था। फिर मैत्रीपूर्ण संबंध प्रत्येक राष्ट्र से बनाए, चाहे वो भारत का विरोधी, चाहे भारत का उस राष्ट्र से डिस्प्यूट ही क्यों ना रहा हो। आज भी आप देख लीजिए, भारत चाइना से हमेशा अच्छे संबंध की ओर बढ़ रहा है, पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लगातार प्रायोजित आतंकवाद
जो चल रहा था पाकिस्तान से, लगातार घटनाएं घट रही थी, अंततः भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन फिलहाल भारत की जो मौलिक नीति रही है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध की रही है। तो हालांकि चीन तथा पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए विवश किया, किंतु भारत के विदेश नीति का आदर्श अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा आदि रहे हैं। आज भी भारत सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में एक घटना घटी, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जोरदार हमला हुआ, बहुत ही निंदनीय घटना थी। पूरे देश का जो भारत की जनता है उसका खून खौल गया, लोग सड़कों पर तो रहा है, भारत को दबाव देने लगे कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, उसको नेस्तनाबूद कर दो। ऐसी स्थिति में भी, इस विकट स्थिति में भारत ने एक आदर्श स्थापित करते हुए आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, ठीक। और यह कार्रवाई इस तरह की रही कि वहाँ की आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पाकिस्तान की सैन्य मुख्यालय हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, जबकि आसानी से हमला किया जा सकता था, उस समय भारत के पास मौका था। तो एक और जहां पर आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की, जो आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उनके खिलाफ भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति का प्रदर्शन किया, वहीं पाकिस्तान के आम नागरिकों तथा सैनिक प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान न पहुंचाकर शांति प्रिय राष्ट्र के आदर्श को भी कायम रखा। तो कुल मिला के भारत की विदेश नीति का जो आदर्श है, उसके अलावा यदि बात की जाए तो भारत की विदेश नीति या किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति जो होती है, अपने राष्ट्र को हमेशा शक्तिशाली हर तरह से बनाने का प्रयास, ठीक, अपने संसाधनों को हमेशा और ज़्यादा प्रबल समृद्ध बनाने का प्रयास होता है। इसके अलावा सुरक्षा, राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको स्थापित करने का प्रयास होता है। ये शक्ति, चूंकि दोस्तों एक गतिशील अवधारणा है, आज कोई राष्ट्र शक्तिशाली है किसी राष्ट्र से, एक सापेक्ष अवधारणा है, ठीक है। तो हो सकता है कि दूसरा राष्ट्र इस राष्ट्र से ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो ये राष्ट्र इस राष्ट्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करेगा, और यह राष्ट्र इस राष्ट्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करेगा। इस तरह से शक्ति हमेशा परिवर्तित होती रहेगी। हो सकता है कि आने वाले दिन में ये राष्ट्र इससे कम हो जाए शक्ति में, ये आगे निकल जाए, इसी तरह ऐसा चलता रहेगा। और यही कारण है कि राष्ट्र जो है हमेशा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं ये हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे अच्छे से। इसके अलावा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास होता है। भारतीय विदेश नीति या विदेश नीति कोई भी राष्ट्र होगा तो अपनी सुरक्षा और शक्ति, ये दोनों ही मुद्दे मुख्यतः होते हैं। तो सुरक्षा में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, ये दोनों प्रकार की सुरक्षा आती है। बाह्य सुरक्षा में अर्थात बाह्य खतरे से सुरक्षा, अर्थात अपने सीमा और सीमांतों की सुरक्षा, संप्रभुता की सुरक्षा, ठीक। इसका मतलब अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके अपने राष्ट्र की सीमा सीमांतों की सुरक्षा करना, ये बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जो कि एक परंपरागत अवधारणा है, ठीक है। मुख्यतः यह अवधारणा 1991 के पहले कायम रहती थी, लेकिन आज के समय में आंतरिक सुरक्षा आज के समय में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आपका गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सभी आपकी आंतरिक सुरक्षा के खतरे हैं। आतंकवाद क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गरीबी, बेरोजगारी है, इसका फ़ायदा उठाकर लोग भड़का रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, और मरता क्या न करता की स्थिति व्यक्ति के सामने यदि उत्पन्न हो जाती है तो वो आतंकवाद जैसी, नक्सलवाद जैसी गतिविधियों में शामिल होकर आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है। तो मानव का यदि विकास किया जाए, नागरिकों का विकास किया जाए, ठीक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह से, तो आंतरिक सुरक्षा के खतरे को दूर किया जा सकता है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा का खतरा ये मुख्यतः विकासशील देशों की समस्या है, क्योंकि यहीं पर गरीबी, बेरोजगारी से लोग ग्रसित रहते हैं। विकसित राष्ट्रों की सुरक्षा का जो प्रमुख मुद्दा रहता है बाह्य सुरक्षा रहती है, क्योंकि आंतरिक रूप से लोग समृद्ध रहते हैं, इस तरह की कोई चुनौती नहीं रहती है, लोग देशभक्त होते हैं, इसीलिए
ठीक है, किसी तरह की मजबूरी नहीं होती, आतंकवाद जैसी, नक्सलवाद जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। तो भारत की विदेश नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं: गुटनिरपेक्षता, पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, उपनिवेशवाद का विरोध करना, विदेशी आर्थिक सहायता पर रणनीति जो कि युक्त होनी चाहिए, निजातीय विभेद का विरोध, निजातीय आधार पर जो विभेद किया जाता है उसका विरोध प्रतिषेध करना, यूएनओ का समर्थन करना। यूएनओ का समर्थन करने का एक और औचित्य भारत का कि विश्व को एक ध्रुवी या बहुध्रुवी होने से बचाना। लोकतांत्रिक विश्व की संकल्पना भारत के मस्तिष्क में है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग व नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये भारत के आधारभूत सिद्धांत हैं विदेश नीति के। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि वर्तमान में भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।